नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम संगम काल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, उस वक्त में कौन कौन से राजवंश आए थे, कौन कौन से शासक रहे थे, इस सब के बारे में इस वीडियो में देख लेते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। संगम काल से संबंधित संपूर्ण जानकारी। आइए देखते हैं कि संगम काल दक्षिण भारत में लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच की अवधि को संगम काल के नाम से जाना जाता है। तो कब को जाना जाता है? ये जो लगभग 300 ईसा पूर्व से लेके 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच की जो अवधि रही है उसको संगम काल के नाम से जाना जाता है। और यह जो संगम कालीन जो रहा था, यह सभ्यता कहाँ पर थी? तो यह कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित थे। संगम तमिल कवियों का एक संगम या सम्मेलन था। तो संगम किसको कहा जाता है? तो संगम का मतलब था जो तमिल के कवि और जो वहाँ पर एक सम्मेलन होता था उसको संगम कहा जाता, जो संभवतः किन्हीं प्रमुखों या राजाओं के संरक्षण में ही आयोजित होता था। जो यहाँ के मतलब जो काफ़ी विद्वान या पैसे वाले कह सकते हैं आप, या राजाओं के संरक्षण में इन सम्मेलनों का आयोजित किया जाता था। 8वीं सदी ईस्वी में इरेनार अगपोरुल के भाष्य की भूमिका में तीनों संगमों का वर्णन किया गया है। तो वहाँ के जो कवि रहे हैं इरेनार अगपोरुल, तो ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि इरेनार अगपोरुल कौन सी भाषा के कवि थे? तो आपको याद रखना होगा ये तमिल भाषा के कवि थे। तमिल भाषा के कवि थे ये आपको याद रखना है। तीनों संगमों में इन्होंने जो तीनों संगम वहाँ पर हुए थे, इनका वर्णन किसने करा है? इरेनार अगपोरुल ने। 8वीं सदी ईस्वी में तीन संगमों का वर्णन मिलता है। पांड्य राजा द्वारा इन संगमों को शाही संरक्षण प्रदान किया गया। तो किसके द्वारा किया गया था? अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो संगम कालीन जो भी संगम या सम्मेलन हुए थे उनको शाही संरक्षण कब प्रदान किया गया? तो आप याद रखेंगे पांड्य राजाओं द्वारा इनको संरक्षण प्रदान किया गया था। अशोक के अभिलेखों में चोल, पांड्य और चेर के बारे में बताया गया है। तो अब अशोक के जो अभिलेख हैं उनमें इन तीनों के बारे में वर्णन किया गया है। चोल, पांड्य और चेर जो शासक हुए हैं इनके बारे में वर्णन अशोक के अभिलेखों में भी हमें प्राप्त होता है। यानी कि ये सभी जो चोल, पांड्य और चेर वंश जो हुए हैं वह अशोक से भी पहले आ चुके थे। कलिंग के खारवेल के हाथी गुम्फा शिलालेख में तमिल राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो जो कलिंग अभिलेख है उसमें जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, शिलालेख यानी कि जो पत्थर पर लिखा गया शिलालेख है, उसके कलिंग के खारवेल में तमिल राज्यों के उल्लेख के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन दक्षिण भारत में आयोजित 3 संगम थे जिन्हें लोकप्रिय रूप सेमू चंगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेमू चंगम। संगम युग के दौरान प्रमुख 3 राजवंशों ने शासन किया जिनमें चेर, चोल और पांड्य राज्य वंश थे। आगे हम इनके बारे में संपूर्ण जानकारी अभी देखेंगे। इन राज्यों के साक्ष्य के मुख्य स्रोतों को संगम अवधि के साहित्यिक संदर्भों में रेखांकित किया गया है। आइए पहले देख लेते हैं। आपको अभी बताया है कि 3 जो वंश हुए थे इसमें चेर, चोल और पांड्य। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं चेर राजवंश। चेर राजवंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं पहले। चेर राजवंश, चेरों ने आधुनिक राज्य केरल के मध्य और उत्तरी हिस्सों तथा तमिलनाडु के कोंगू क्षेत्र को नियंत्रित किया था। तो कहाँ पर थे चेर जो राजवंश थे? सबसे पहले इन्होंने केरल, उसके मध्य का हिस्सा, उसका उत्तरी हिस्सा और तमिलनाडु के कोंगू क्षेत्र को नियंत्रित किया था। उनकी राजधानी कौन सी थी? वांजी। इनकी राजधानी का नाम क्या था? वांजी।
यह कहाँ थी? ये पश्चिमी तट, मूसिरी और टोंडी के बंदरगाह के उनके नियंत्रण में थे। उनकी राजधानी वांजी थी और उनका जो मतलब क्षेत्र रहा था वह पश्चिमी तट, मूसिरी, टोंडी के बंदरगाह इनके नियंत्रण में थे। चेरों का प्रतीक चिन्ह धनुष बाण था। तो चेरों जो चेर राजवंश रहे थे इनका जो प्रतीक चिन्ह रहा था प्रमुख क्या था? वह धनुष बाण। ईसा की पहली शताब्दी के पुगलूर शिलालेख से चेर शासकों की 3 पीढ़ियों की जानकारी मिलती है। तो ईसा की जो पहली शताब्दी के पुगलूर शिलालेख, कौन सा शिलालेख था ये? पुगलूर शिलालेख। इसमें चेर शासकों की कितनी पीढ़ियों का वर्णन है? 3 पीढ़ियों का वर्णन हमें मिलता है। चेर राजा रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार से लाभ प्राप्त करते थे। कहा जाता है कि उन्होंने ऑगस्टस का एक मंदिर भी बनवाया था। तो यह मान्यता है कि उन्होंने एक मंदिर का निर्माण भी करवाया था। कौन सा मंदिर था वह? ऑगस्टस का एक मंदिर। ठीक है। चेरों के सबसे महान राजा कौन थे? तो जो चेरों के सबसे महान राजा थे जिन्हें लाल या अच्छे चेर भी कहा जाता है, इन्हें सेन गुट्टवन या सेंगतुवन, ये इनके राजा थे। किनके? चेरों के। सेन गुट्टवन और सेंगुतुवन, जिन्हें लाल या अच्छे चेर भी कहा जाता था। सेनगुट्टवन सेंगुतुवन ने चेर राज्य में पतिनी यानी कि पत्नी पूजा प्रारंभ की थी। इन्होंने चेर राज्य के अंदर पत्नी पूजा को प्राथमिकता दी थी। इसे कणगी पूजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कणगी पूजा। वह दक्षिण भारत से चीन में दूध भेजने वाले पहले व्यक्ति थे। जब ये राजा थे वहाँ पर कौन से वंश के राजा थे? ये चेर वंश के। तो इन्होंने सबसे पहले दक्षिण भारत से चीन में अपना दूध भेजा था। नेक्स्ट देख लेते हैं चोल राजवंश। अब चोल राजवंश से संबंधित महत्वपूर्ण जो भी जानकारी देखते हैं। नेक्स्ट चेर के बाद आया चोल राजवंश। चोल के बारे में अब देखते हैं कहाँ थे। चोलों ने तमिलनाडु के मध्य और उत्तरी भागों को नियंत्रित किया था। यानी इनका जो नियंत्रण था, इनका राज्य जहाँ तक था वह तमिलनाडु के मध्य और उत्तरी भागों तक था। उनके शासन का मुख्य क्षेत्र कावेरी डेल्टा था। कौन सा? कावेरी डेल्टा, जिसे बाद में चोल मंडलम के नाम से जाना जाता था। इनके शासन का मुख्य क्षेत्र क्या रहा? कावेरी डेल्टा, जिसका नाम क्या था? चोल मंडलम के नाम से भी इसको जाना गया है बाद में। पहले इसको कावेरी डेल्टा के नाम से जाना जाता था। उनकी राजधानी उरेयूर थी। ये कहाँ थी? उरेयूर। यह कहाँ थी? तिरुचिरापल्ली शहर के पास में इनकी राजधानी स्थित थी। बाद में करिकाल ने कावेरी पत्तनम या पुहार नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। तो पहले राजधानी इनकी उरेयूर जो तिरुचिरापल्ली के पास थी वहाँ थी, लेकिन बाद में इन्होंने करिकाल जो राजा रहे थे वहाँ के उस वंश के, उन्होंने कावेरी पत्तनम या पुहार नगर की स्थापना करके उसको अपनी राजधानी बना लिया था। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इनका प्रतीक चिन्ह बाघ था। अभी आपने देखा कि जो चेर राजा थे उनका जो प्रतीक चिन्ह क्या था? उनका चेर का था धनुष बाण, और इनका प्रतीक चिन्ह चोल राजवंश जब आया तो इनका बाघ था। चोलों के पास एक कुशल नौसेना भी थी। चोल राजाओं में राजा करिकाल सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक थे। यानी कि जो सबसे फेमस इनके राजा हुए हैं चोल वंश में वो कौन रहे हैं? करिकाल। पतिनपाले में उनके जीवन और सैन्य अधिग्रहण को दर्शाया गया। किसके? करिकाल के। विभिन्न संगम साहित्य की कविताओं में वेणी के युद्ध का उल्लेख मिलता है। इस युद्ध में करिकाल ने पांड्य तथा चेर सहित 11 राजाओं को पराजित किया था। यानी कि जब चोल शासकों का नियंत्रण हुआ तो उन्होंने चेर राजाओं और पांड्यों को हराकर इसको अपने अधीन किया था। करिकाल की सैन्य उपलब्धियों ने उन्हें पूरे तमिल क्षेत्र का अधिपति बना दिया था, राजा बना दिया था। करिकाल ने अपने शासनकाल में व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र को संपन्न बनाया। करिकाल ने पुहार या कावेरी पत्तनम शहर की स्थापना की। कौन से शहर की? पुहार या कावेरी पत्तनम। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था? पुहार को।
और अपनी राजधानी उदयपुर से कावेरी पत्तनम में स्थानांतरित की थी। इसके अतिरिक्त कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध भी इन्होंने बनाया था। कितना? 160 किलोमीटर। अब देख लेते हैं पांड्य राजवंश। पांड्य राजवंश, पांड्यों ने मदुरै से शासन किया था। तो पांड्य ने कहाँ से? पांड्यों ने जब जीत हासिल करके मदुरै के द्वारा ही अपना शासन चला रहे थे। पांड्य राजा भारतीय प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी भाग में थे। कोरकई इनकी प्रारंभिक राजधानी थी। कौन सी? कोरकई, जो बंगाल की खाड़ी के साथ थम्पर प्राणी के संगम के पास स्थित थी। पांड्य वंश का प्रतीक चिन्ह मछली था। चेर राजाओं का क्या था? धनुष बाण। चोल राजाओं का बाघ। और पांड्य राजवंश ने अपना जो प्रतीक चिन्ह था इनका कौन सा था? मछली, फिश। उन्होंने तमिल संगमों का संरक्षण किया और संगम कविताओं के संकलन की सुविधा प्रदान की। शासकों ने एक नियमित सेना बना रखी थी। संगम साहित्य के अनुसार पांड्य राज्य धनी और समृद्ध था, यानी कि इनके पास काफी पैसा था और काफी समृद्धि थी। पांड्यों का उल्लेख पहले मेगस्थनीज ने किया है। उन्होंने इस राज्य को मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया था। पांड्यों का पहला उल्लेख किसके पास मिलता है? तो मेगस्थनीज ने किया था। समाज में विधवाओं के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था, यानी कि इन्होंने बताया, किसने? मेगस्थनीज ने अपनी बुक में लिखा है कि उस वक्त भी जो विधवा महिलाएं होती थी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था, बुरा बर्ताव किया जाता था। इस राज्य में ब्राह्मणों का काफ़ी प्रभाव था तथा ईसा की शुरुआती शताब्दियों में पांड्य राजा वैदिक यज्ञ करते थे। ये लोग वैदिक यज्ञ में विश्वास रखते थे। कलभ्रज नामक जनजाति के आक्रमण के साथ उनकी शक्ति का क्षय हुआ था। फिर यानी कि जो ये पांड्य राजवंश था, इनकी जो शक्ति कैसे कमजोर हुई थी? कलभ्रज नामक जनजाति ने जब इन पर आक्रमण किया तो इनकी शक्ति क्षीण हो गई। नल्ली कोडन संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक था। कौन? यह अंतिम रहे हैं पांड्य शासक, जो लास्ट रहा है इनका नल्ली कोडन संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक। यानी इसके साथ ही इनका राज्यवंश कम होता चला गया, खत्म हो गया। संगम काल राज्य व्यवस्था से संबंधित और महत्वपूर्ण जानकारी क्या थी? उनका कैसी राज्य व्यवस्था थी और संगम काल में कैसा प्रशासन था? आइए देख लेते हैं। संगम काल के दौरान वंशानुगत राजतंत्र का प्रचलन था, यानी कि वंशानुगत यानी कि राजा का बेटा ही आगे राजा बनता था, तो यह प्रचलन था राजतंत्र का। संगम युग के प्रत्येक राजवंश के पास शाही प्रतीक था। जैसे चोलों के लिए बाघ, संगम युग के जितने भी राजवंश वहाँ पर गद्दी पे बैठे उनके अपने चिन्ह थे। चोलों के लिए बाघ, पांड्यों के लिए मछली और चेरों के लिए धनुष। राजा की शक्ति पर 5 परिषदों का नियंत्रण था, जिन्हें 5 महासभाओं के नाम से जाना जाता था। राजा के पास कितनी शक्ति थी कि उनके पास 5 परिषदों पर उनका राज्य चलता था, जिन्हें 5 महासभाओं के नाम से जाना जाता था। मंत्री को उस वक्त में क्या कहा जाता था? संगम काल में मंत्री को अमेच्छचार, पुरोहित को पुरोहितार और दूत को दूतार के, सेनापति को सेनापतियार और गुप्तचर को ओर्रार बोला जाता था। ये महत्वपूर्ण रहता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं, इनको याद रखिएगा कि मंत्री को संगम काल में अमेच्छार, पुरोहित को पुरोहितार, दूत को दूतार, सेनापति को सेनापतियार और गुप्तचर को ओर्रार कहा जाता था। सैन्य प्रशासन का संचालन कुशलतापूर्वक किया जाता था। प्रत्येक शासक के साथ एक नियमित सेना जुड़ी हुई थी। राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि का राजस्व था, यानी कि जो भूमि कर था, टैक्स था, वही राज्य की आय का, राज्य की कमाई का प्रमुख साधन था। जबकि विदेशी व्यापार पर सीमा शुल्क भी लगाया जाता था। युद्ध में लूटी गई संपत्ति को भी राजकोषीय आय माना जाता था, यानी कि जब युद्ध होते थे और जब युद्ध में राजा जो जीत कर वहाँ पर
जो भी वहाँ से धन वगैरह लाते थे तो उसको भी राजकोष में जमा कर लिया जाता था, उसको भी राजकोषीय आय माना जाता था। डकैती और तस्करी को रोकने के लिए सड़कों और राजमार्गों की उचित व्यवस्था को बनाए रखा गया था। डकैती से और तस्करी से भी सड़कों राजमार्गों को उचित व्यवस्था, यानी कि वहाँ पे प्रबंध अच्छा किया गया होगा, सैन्य लगाए गए होंगे ताकि डकैती और तस्करी ना हो सके। संगम समाज से संबंधित और महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं कि संगम समाज क्या था और क्या क्या उसके महत्वपूर्ण तथ्य रहेंगे। आइए, पुरुनानरु नामक ग्रंथ में, कौन सा? पुरुनानरु ग्रंथ में 4 वर्णों का, यानी कि उस टाइम कौन कौन से 4 वर्ण थे, जाति आधारित ना होकर वहाँ पर वर्ण आधारित व्यवस्था थी पहले। तो कौन से 4 वर्ग थे वे? तुड़ियन, पांडन, पडेयन, कडम्बन। यह 4 वर्ग पुरुनानरु नामक ग्रंथ में इनका उल्लेख किया गया है। जो पुरुनानरु नामक ग्रंथ में 4 वर्गों का उल्लेख है, जैसे सुड्डुम वर्ग मतलब ब्राह्मण एवं बुद्धिजीवी वर्ग, यानी कि जो विद्वान लोग थे और उनको जो ब्राह्मण कहा जाता था या उनको बुद्धिजीवी वर्ग जो रहते थे उनको सुड्डुम वर्ग बोला जाता था। अरसर वर्ग, अरसर मतलब शासक एवं योद्धा वर्ग, जो लोग यहाँ पर शासन करते थे या योद्धा थे, यानी कि काफ़ी शक्तिशाली जो लोग थे, योद्धा थे, उनको अरसर वर्ग में रखा जाता था, अरसर वर्ग उनको बोला जाता था। तीसरा है बैनिगर वर्ग, यानी कि व्यापारी वर्ग, जो व्यापार करने वाले लोग थे उनको बैनिगर वर्ग में रखा जाता था, बैनिगर बोला जाता था। और वेलाल वर्ग, जो किसान वर्ग था या जो और अन्य कार्य करते थे उन सभी को वेलाल वर्ग में रखा गया था, वेलार बोला जाता था, वेलाल। संगम कविताओं में भूमि के 5 मुख्य प्रकार पाए जाते हैं। जो संगम काल की जो कविताएं हैं उनमें 5 प्रकार की भूमि का वर्णन कहा गया है। तो देख लेते हैं कौन से हैं वे। देहाती जो भूमि होती थी उसको मूल्य बोला जाता था। कृषि वाली जो भूमि रहती थी उसको मरुदम। रेगिस्तानी भूमि को पाले। समुद्रवर्ती यानी कि जो समुद्री किनारे होते थे उनको कौन सी भूमि बोला जाता था? उसको नेथल। और पहाड़ी जो भूमि रहती थी उसको कुरिंची के नाम से जाना जाता था। कौन कौन सी 5 प्रकार की भूमि थी संगम काल में? देहाती को मुल्ले, कृषि को मरुदम, रेगिस्तान को पाले, समुद्रवर्ती को नेथल और पहाड़ी को कुरिंची के नाम से जाना जाता था। प्राचीन आदिम जनजातियां जैसे थोड़ा, इरूला, नागा और वेदर इस काल में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति थी, आदिम जनजातियां थी। एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता भी थी इस युग में, वो क्या थी? इसमें दास प्रथा का अभाव था, यानी कि संगम काल में दास प्रथा देखने को नहीं मिलती थी। संगम युग के दौरान की महिलाओं की स्थिति को समझने के लिए संगम साहित्य में काफ़ी जानकारी उपलब्ध है। महिलाओं का सम्मान किया जाता था, उन्हें बौद्धिक गतिविधियों के संचालन की अनुमति थी और ओबेयार, नचेलियर और काकई पांडियार जैसी महिलाएं, यानी कि उन्हें कवियत्री सी, उनको क्या कहा जाता था? कवियत्री। कौन थी? ओबेयार, नचेलियर और काकई पांडियार, जिन्होंने तमिल साहित्य में उत्कृष्ट योगदान दिया है। महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने की अनुमति थी, लेकिन विधवाओं का जीवन अत्यंत दयनीय था, यानी कि वैसे तो महिलाओं की वहाँ पर उस काल में, संगम काल में काफ़ी उनको सम्मान दिया जाता था, उनको हर चीज़ में, संचालन में, सब चीज़ों में आगे रखा जाता, लेकिन जो महिलाएं उस टाइम विधवा थी उनका जीवन अत्यंत दयनीय था। समाज में उच्च स्तर पर सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख मिलता है, मतलब जो संगम काल था उस वक्त में भी सती प्रथा काफ़ी प्रसिद्ध रही होगी। संगम काल के प्रमुख देवता कौन थे? मुरुगन थे, जिन्हें तमिल भगवान के रूप में जाना जाता है। तो मुरुगन को तमिल भगवान, मुरुगन कौन? कार्तिकेय जी, यानी कि कार्तिकेय, मुरुगन का मतलब कार्तिकेय से रहता है, शिवपुत्र कार्तिकेय। इनको
तमिलनाडु में या तमिल साइड में इनको क्या बोला जाता है, मुरुगन के नाम से संबोधित किया जाता है कार्तिकेय जी को। दक्षिण भारत में मुरुगन की पूजा सबसे प्राचीन मानी जाती है और भगवान मुरुगन से संबंधित त्योहारों का संगम साहित्य में उल्लेख किया जाता है। संगम काल के दौरान पूजे जाने वाले अन्य देवता रहे हैं, यानी कि मुरुगन के अलावा और किस किस की वो वंदना करते थे। उनमें विष्णु, यानी कि उसको मयोन कहते हैं वे तमिल में, मयोन, इंद्र को वंदन, वरुण, कृष्ण, कोर्रावई, ये सब इनके प्रमुख देवता उस वक्त थे जिनकी ये पूजा करा जाते थे। लेकिन प्रमुख इनके कौन थे, मुरुगन, और उसके अलावा ये विष्णु यानी कि मयोन, इंद्र वंदन, कृष्ण, वरुण और कोर्रावई की भी पूजा करते थे। संगम काल में नायक पाषाण काल की पूजा महत्वपूर्ण थी, जो युद्ध में योद्धाओं द्वारा दिखाए गए शौर्य की स्मृति के रूप में चिन्हित किए गए थे। संगम युग में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी प्रसार दिखाई देता है, यानी कि जब संगम युग था उस वक्त में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी प्रचार प्रसार हो रहा था। वाणिज्यिक गतिविधि के लिए अन्य महत्वपूर्ण जो बंदरगाहें थी उस वक्त वो थी तोंडी, मुशिरी, कोरकई, अरिकमेडु और मरक्कानम। ऑगस्टस, टाइबेरियस और नीरो जैसे रोमन सम्राटों द्वारा जारी किए गए कई सोने के और चांदी के सिक्के तमिलनाडु के सभी हिस्सों में पाए गए हैं, जो समृद्ध व्यापार का संकेत देते हैं। ऑगस्टस, टाइबेरियस और नीरो, ये कौन थे तीनों, ये तीनों ही रोमन सम्राट थे और इनके वक्त में जो तमिलनाडु में काफ़ी हिस्सों में जब अब खुदाई होती है तो वहाँ से उनके जब वो राजा रहे थे, सम्राट रहे थे, तो उनके द्वारा जो जारी किए गए सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसके अनुसार ये समझा जा सकता है कि उस वक्त भी समृद्ध व्यापार था जो सोने चांदी के सिक्कों के द्वारा चलता था। व्यापारियों द्वारा आयातित वस्तुओं में घोड़ा, सोना, चांदी और मीठी शराब आदि प्रमुख थे। संगम काल के अंदर यानी कि घोड़ा जो आयात किए जाती थी वस्तुएं वो कौन कौन सी थी, घोड़ा, सोना, चांदी और मीठी शराब, उस वक्त ये इनके प्रमुख आयातित वस्तुएं थी। धन्यवाद।